सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चीनी वजीर आजम इस्लामाबाद में हैं। दीगर गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। कल से SCO कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। मुल्क को तन्हाई का शिकार करने वाले शिकस्त खा चुके हैं, मगर इस अहम मौके पर भी मुल्की सियासत का चलन नहीं बदला। तहरीके इंसाफ की जानिब से धमकी दी गई कि अगर बानी जमात से मुलाकात नहीं करवाई गई तो 15 अक्टूबर को डी चौक पर दोबारा एहतजाज करेंगे, जिसका वज़रा की जानिब से इसी टोन में जवाब दिया गया। कहा गया कि BLA और PTI में अब कोई फर्क नहीं है। सवाल यह है कि क्या जाती या ग्रोही सियासी मफाद के लिए मुल्की मफाद को दांव पर लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं आदिल अब्बासी के साथ। 2014 में चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था। CPEC और दीगर मंसूबों पर $46 अरब की सरमायाकारी मुआहिदों पर दस्तखत होने थे, मगर उन दिनों डी चौक पर PTI और पैट का धरना जारी था। सियासी कज़न से हुकूमत ने दरख्वास्त की कि 2 दिन के लिए धरना मौखर कर दें। चीनी सफारत खाने ने बराह रास्त PTI से राब्ता भी किया, मगर उनकी बात ना मानी गई। नतीजा क्या निकला? चीनी सदर का दौरा कई माह ताखीर का शिकार हो गया, मगर इससे भी ज्यादा तकलीफदेह हकीकत यह थी कि जो दिन सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान में गुजारने थे, उन दिनों वो हमारे रिवायती हरीफ मुल्क भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शहर अहमदनगर तशरीफ ले गए। सवाल यह है कि इस माजी से हमने क्या सबक सीखा है? लगता यही है कि कुछ भी नहीं। अगर कुछ सीखा होता तो PTI की जानिब से 15 अक्टूबर को एहतजाज की धमकी ना दी जाती, जब कई दिहाइयों बाद मुल्क में एक बैनुल अक़वामी इवेंट मुनक्किद हो रहा है। एहतजाज 2 दिन बाद भी हो सकता था। 15 अक्टूबर ही को क्यों? ऑपोजिशन की दीगर जमातें बशमूल JUI ने भी PTI से एहतजाज की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की है, मगर तहरीके इंसाफ ने शर्त रख दी है। तहरीके इंसाफ ने वज़ारत दाखिला को खत लिखा है कि बानी चेयरमैन से पार्टी अहदेदारों की मुलाकात करवाई जाए। इस हवाले से बानी चेयरमैन की सेहत को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। अगर ये दरख्वास्त मंजूर नहीं होती तो क्या PTI कल की एहतजाजी कॉल पर कायम रहेगी? भी है कि सारे मामले का आईनी तरमीम से क्या ताल्लुक है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे और चीनी वज़ीर आज़म के दौराए पाकिस्तान पर और SCO में शिरकत पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अजहर सिद्दीक साहब लॉयर हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक है। आप दोनों को शुक्रिया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर है, वो मौजूद होंगे। उनसे SCO पर बात करेंगे। आई विल स्टार्ट विद यू राना एहसान साहब। मुझे ये बताइएगा कि PTI ने जो वज़ारत दाखिला को बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की है, इस पर क्या गौर व खौस किया गया है? क्या जो है वो एहतजाज की उनकी जो कॉल है वो कंटिन्यू रहेगी? आप लोग उनको एंटरटेन करेंगे, उनके इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे या एहतजाज की धमकी को एड्रेस नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो PTI ने कॉल दी हुई है एहतजाज की और जो उन्होंने दरख्वास्त दी हुई है, इसका बुनियादी एक ही मकसद है कि इस मुल्क के अंदर SCO जो है वो स्टार्ट हो गया आज, लेकिन आज भी हम प्राइम टाइम के ऊपर ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि PTI ने ये कह दिया है, PTI ने वो कह दिया है और PTI ये करने जा रही है। यही वो अफसोसनाक जो नताइज हैं जो वो लेना चाह रहे थे वो उनको मिल रहे हैं। और ये इस जमात का वतीरा है। इन्होंने चाइनीज सदर के जब विजिट को मुलतवी किया तो उससे बेइंतहाशा नुकसान हुआ। पाकिस्तान को माशी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी इन्होंने फैलाई। अभी भी यही इनका मकासद हैं। इनके मकासद जो हैं वो पर्सनल हैं, इनके मकासद जो हैं वो लोकल सियासत पे मबनी हैं, लेकिन जो नुकसान ये पहुंचा रहे हैं वो इंटरनेशनल है। वो पाकिस्तान को इन्होंने यरगमाल बना के इनकी यानी कि अगर इनकी बात आप नहीं सुनेंगे या इनके मसाइल का हल नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान को यरगमाल बना लेंगे।
और फिर उसकी बेसिस के ऊपर ये आपको जो है वो प्रेशर जो है वो देना चाहते हैं कि हमारी बात सुन ली जाए। तो मैं तो समझता हूं कि ये एक्सपोज हुए हैं बुरे तरीके से। मैं इसको मुल्क दुश्मनी समझता हूं। और मैं ये भी आपको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि गवर्नमेंट जो है इस समिट को सैबोटाज नहीं होने देगी। ओके, अगर तो क्या राणा साहब मुझे ये बताइएगा, क्या आप लोग ये भी, जिस तरह वुज़रा के बयानात देखें तो पता चलता है वो तो BLA और दहशतगर्द तंजीमों से PTI के मौक़िफ़ को जोड़ रहे हैं, तो क्या कोई आप लोग पाबंदी लगाने पर भी गौर कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं कि ये उस लेवल पर आकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ये देखिए, पाबंदी लगाने का तो एक बड़ा एक लंबा चौड़ा अमल है, और इस तरह की सोच मैंने कोई हतमी शक्ल इसकी नहीं देखी। एक दो लोगों की राय जरूर हो सकती है कि ऐसा किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर कोई मामलात आगे उस तरीके से अभी नहीं बढ़े। बहरहाल काम जो ये कर रहे हैं अगर लग जाए तो मैं पर्सनली तो समझता हूं कि बिल्कुल, अगर जिस जमात को यही नहीं एहसास कि मुल्क की साख आज आपने खराब नहीं करनी, आपने जो है यहाँ आपके जो मेहमान आए आपने तमाशा नहीं लगाना है इस मुल्क के अंदर, अगर जिनको यही समझ बूझ नहीं है तो उनके अज़ाइम क्लियर है। दे आर एंटी पाकिस्तान, दे आर एंटी इकोनॉमी, दे आर एंटी स्टेबिलिटी। ओके, अजहर सिद्दीक साहब, आपकी पॉलिटिक्स वो कह रहे हैं वहां ले आई है जहां पर हुकूमत वक्त समझ रही है कि आप एंटी पाकिस्तान हैं, और मुझे ये बताइएगा कि क्या माजी से कोई सबक नहीं सीखा गया? पहले भी चीन के सदर का दौरा मुलतवी हुआ 2014 में, फिर वो भारत चले गए, और ये तो बहुत मतलब एक किसी मुल्क के लिए बड़ी सक्सेस होती है कि इतने बड़े इवेंट्स को होस्ट करना। ऐसे मौके पर ही जो है वो ये एहतजाज क्यों किया जा रहा है? ये आगे पीछे भी तो किया जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट तो बड़े बट गए, और बगावत के, गद्दारी के भी सर्टिफिकेट बड़े बट गए हैं, तो हमारे लिए तो एजाज में इजाफा हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। और ये कौन होते हैं बैठ के? ये है वो बेवतन कि जिन्होंने पिछले 85 से लेकर अब तक मुल्क का सत्यानाश कर दिया, और 2.5 सालों में मुल्क को कहाँ ले गया। ये हमें मुबेवतन का सर्टिफिकेट देंगे? मुबेवतन के सर्टिफिकेट हमारी कौम ने हमें दिए हुए हैं वोट की शक्ल के अंदर, और 45-47 साल बड़ी क्लियर होगी। और मैं आज आपके सामने एक और चीज बड़ी क्लियर कर दूं, किसने कहा था कि पाकिस्तान को उस वक्त नुकसान हुआ है? कोई जुडिशियल कमीशन बना था या कोई रिपोर्ट आई थी? ये हवाई बातें सारी होती रहती है, और ये कुछ पूरी दुनिया के अंदर ऐसी बातें हैं, और ये सियासी बातें हैं। यानी हम इनको मुआहदे डिले हो गए थे ना। मैं फिर वही अर्ज करता, जो चीज आज होनी है वो साल बाद होगी, तो नुकसान तो होगा ना। सर मेरी एक बात सुनिएगा, आज समझिएगा। इमरान खान ने जो लड़ाई लड़ी, वो लड़ी ऑपरेशन रजीम चेंज पे के अमेरिकन या जूइश लॉबी, हमको कुछ नहीं मिलना। यानी ये तो अब यानी ये क्यों मिला नहीं? लेकिन अजहर साहब, एक मसला है ना, एक देखिए, एक मसला है कि इसमें ये है कि एक शख्सियत है, एक पार्टी के सरबराह हैं इमरान खान साहब, ठीक है, आपने कह दिया सब बात, लेकिन मुल्की मफाद भी कोई चीज है ना। एक मामला देखिए, मैं जरा गुजारिश सुन लें, मुल्की मफाद भी कोई चीज है ना। क्या हमसे बढ़कर है ये मुल्क, या हम इस मुल्क से बढ़कर हैं? पहले तो ये समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं, फिर तो ये आपके ट्रैक पे चढ़ गए। अब जब वो आपके ट्रैक पे चढ़ गए और वो चाइना और रशिया और उस तरफ जा रहे हैं, तो अब आप क्यों रुकावट खड़ी कर रहे हैं? आपको तो इनके साथ ताउन करना चाहिए। ना, रुकावट ये कर रहे हैं। मुझे बताएं कि इमरान खान से मुलाकात कराना को बहुत बड़ा काम है। आप रोजाना कैदी जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुलाजम जा रहे हैं, आ रहे हैं, यानी ये एक तरह छोटा सा काम जो एक क्लर्क भी कर सकता है, उसके लिए यानी ये क्या कर रहे हैं? ये जान के कर रहे हैं ऐसे क्रिएट हालात। ये चाहते हैं कि इस मुल्क में ये मुआशी तब्दीली ना आए, चीजें आगे रह जाए। ये मामूली सा एक काम है, और मुलाकात कराने में क्या मसला है? अच्छा, मैं इसका जवाब वैसे अगर साहब मैं इसका जवाब रान साहब से लेता हूं, लेकिन मसला ये है कि ये तो आप वजारत दाखिला को खत लिख के भी कर सकते थे ना। उसके लिए 15 अक्टूबर की कॉल देने की क्या जरूरत थी? ना, बाकायदा लिख दिया। आप अंदाजा लगाए, हाई कोर्ट के ऑर्डर से तो मुलाकातें होती है। यानी मेरी 17 सितंबर को हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई। मैंने 4 दिन पहले लिखा है कि मुलाकातें कराएं इनको। अजहर साहब, यानी ये अजहर साहब देखिए, एक मेरी बात सुने। अगर खान साहब की तबीयत खराब है, तो ये तो आप फिर 3 दिन पहले भी एहतजाज कर सकते थे। फिर 15 को जब आप एहतजाज करते तो फिर तो ये लगता है ना कि आपका भी टारगेट है कि SCO कैंसिल हो। मैं जरा राना एहसान अफजल साहब की तरफ जाऊंगा। मुझे राना साहब बताइएगा, वो कहते हैं आप मुलाकात करा दें, हमारी एक मुलाकात हो जाएगी, तो क्या मसला हो जाएगा? आप लोगों ने मुलाकात की वजह से सारा का सारा ये इशू क्रिएट कर लिया अपने लिए। ऐसी क्या मजबूरी? बात ये कि पहले तो इन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा किया है। ये मैंने इनका मकसद बता दिया कि ये भी प्रोपेगेंडा है
कि खान साहब की जो सेहत है वो तफ्शीशनाक है या फलाना है ढमकाना, बिल्कुल फिट है। तो ये भी प्रोपेगेंडा है। इनका मकसद जो मैंने आपको अव्वलीन बताया वो यही है कि बजाय कि इस कामयाबी को यहाँ डिस्कस किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इतने ममालिक से उनके सरबराहान आ रहे हैं और ये एक पॉजिटिव मोमेंट है पाकिस्तान के लिए कि जहाँ एससीओ की मल्टीलैटरल समिट हो रही है और इसमें बायलैटरल मीटिंग्स भी हो रही हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाए, इस पे फख्र किया जाए। पीटीआई ने इस मामले को भी जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला भी जो है ये इनके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व होता रहे और ये इनके मामला ही डिस्कस होते रहे। देखें, उन्होंने रिक्वेस्ट की है, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री देखेगी कि इसके ऊपर किस तरीके से प्रोसीड करना है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर नहीं मिलती इजाजत तो आप पाकिस्तान को यरगमाल बना के नुकसान देने की धमकियां देंगे कि हम पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचा देंगे। आप 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते। तो ये तो आपकी नीयत बता रही है ना कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और अगर इस ब्लैकमेल में गवर्नमेंट आ जाएगी तो फिर आप दोबारा ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि एक ब्लैकमेलर की तो आदत ही होती है ब्लैकमेल करना। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी कौम तमाशा देख रही है जो पीटीआई ने लगाया हुआ है। एक तरफ एससीओ है, एक तरफ आपके मुल्क की जो है वो प्रोजेक्शन है इंटरनेशनल, और दूसरी तरफ उस प्रोजेक्शन को तबाह करने के लिए पीटीआई जो है वो आगे बढ़ रही है। तो राना साहब, वैसे ये तो आपकी अपनी पार्टी में भी आवाजें उठ रही हैं कि एक मुलाकात करवा दें, तो इसमें क्या हर्ज है? मुलाकात करवाने में वैसे क्या मसला था अगर 2 लोगों को ले जाके मुलाकात करा देते? नहीं, देखें, मुझे तो ये लगता है कि अगर मुलाकात होगी तो कहेंगे डबल एहतजाज करें। जिस तरह की ये जमात है और इंतशार फैलाने की जिस तरह की इनको आदत है, याद रहे कि ये वो जमात है जिसने पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसने रेडियो पाकिस्तान पे हमला किया है, जिसने 10 फौजी तंसीबात के ऊपर हमला किया है। तो ये वो जमात है कि जिसने कोई IMF को खत लिखा हुआ है कि ये मुल्क जो है माशी डिफॉल्ट हो जाए इस मुल्क का, लेकिन हम अपनी सियासत, जिसने वहां जाके जिनके वर्करों ने IMF के आगे धरने दिए हैं कि इस मुल्क को कर्जा ना देंगे ताकि मुल्क के डिफॉल्ट हो जाए, तो वही जमात आज वही हरकतें कर रही है जो अदर सिद्दीक साहब वो कह रहे हैं हमें खदशा ये है कि अगर मुलाकात करा दी तो आप लोग कोई और नई बात कर देंगे जिसकी वजह से जो है वो और इंतशार फैल जाएगा। अच्छा देखिए, मैं बताऊं, वो भाई खुदारा कौन देख रही है, सच बोला करे बैठकर, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वकालत छोड़ दूंगा अगर एक चीज। अजहर साहब की आवाज ही कट गई है। वकालत छोड़ने का जैसे उन्होंने कहा उनकी आवाज कट गई। अजहर साहब, कोई एक चीज, हाँ जी, जैसे आपने कहा वकालत छोड़ दूंगा, आपकी लाइन कट गई। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई एक चीज रिकॉर्ड में ला दे कि हमने कहा होगा IMF ने कर्जे नहीं देने। यार शर्म करनी चाहिए यार, झूठ बोलने की बातें तो पता इतना कि झूठ बोले जो समझ आए। फिर दूसरा भाई कौन कहते हैं, अच्छा ये कहते हैं जनाब हमने रेडियो पाकिस्तान में, भाई उसमें बरी हो गए हैं, कोई केस अभी तक हमारे खिलाफ साबित नहीं हुआ। ये हमने मॉडल टाउन के साने में आज तक फंसे हुए हैं ये लोग। हमने हमारे खिलाफ तो जितने केसेस किए आज तक 9 मई का वाकया साबित हो सका हम पे कि हमने की है। अभी तक चलान वो पेश नहीं कर सके सारे। यानी बुशरा बीबी पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, वो हंसती है, वो मुस्कुराती है। यानी खुदारा भाई आप ये जो बातें हैं ना, अब ये कौम नहीं, अब आप चाहते हैं ना आए इस पे 1 मिनट लगता है, रेफरेंडम करा लेते हैं। ये कोई मुश्किल की बात है। अजहर साहब ये बताएं, एक तशवीश अगर आपको सेहत से मुताल्लिक है, ठीक है, ये आपने उसको एड्रेस किया है, हुकूमत से आपने बात की, लेकिन अगर है तो ये तो आप एहतजाज 3 दिन पहले से भी शुरू कर सकते थे ना। मेरा सवाल वही है कि आप 15 को क्यों कर रहे हैं? इसी से तो हुकूमत को ये मौका मिलता है कि वो ये साबित कर दें कि आप लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हालत तशवीशनाक है तो ये एहतजाज तो अभी शुरू हो जाना चाहिए था 3-4 दिन पहले। अभी उसका 15 तारीख का क्यों इंतखाब किया गया है? और दूसरी बात यह कि जी 3 अक्टूबर से मुलाकातें बंद की हुई हैं। हम उससे पहले डी चौक के हवाले से आए। आप देखे तो सही, तो क्या बता, यानी ये क्या कि मुल्क में बेहतरी लाना चाह रहे हैं? इन्हें तो चाहिए कोई नहीं ऐसा का। ये रूल ऑफ लॉ की बात करें मुल्क में, और याद रखिएगा IMF ने भी कहा है कि आपने पकड़ के नैब तबाह कर दी है। मुझे ये बताएं अजहर साहब ये बताएं कि असल हदफ क्या ये है कि आईनी तरमीम को भी रोकना है? क्योंकि 15 तारीख का मतलब तो ये है ना कि एक तो चले SCO भी है, लेकिन आप लोगों के ये भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद तरमीम ना हो जाए पीछे, इस वजह से भी मुलाकात नहीं करने दी। देख भाई सीधी सी बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। राना साहब उनका बेसिक खौफ यही है कि आप शायद पीछे से SCO की आड़ में तरमीम ना कर लें, और अब मौलाना साहब भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, बल्कि अब तो क्लियर सिग्नल्स भी दे रहे हैं। तो वो भी असल खौफ है उनको कि आप पीछे कोई तरमीम ना कर लें। वो कहते हैं कि जी कौन से केसेस, हम पे तो केसेस सारे खत्म हो गए।
अगर आईनी तरमीम होनी भी है वो भी तो एससीओ के बाद ही होनी है ना, वो 15 को तो नहीं होनी, 16 को तो नहीं होनी, अगर होएगी तो 17, 18, 19 को होगी, बाद में होगी। तो कहने का मतलब ये जो एहतजाज की कॉल है ये मुल्क दुश्मनी है, ये सैबोटाज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को, ये यहाँ एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं। और ये मैंने आपको इन्होंने कहा ना जी IMF को खत नहीं लिखा, 200% लिखा है। ऑडियो लीक के अंदर इनकी साजिश बेनकाब हो गई थी, जिस तरीके से वहां वो लगारी साहब जो फाइनेंस के मिनिस्टर है, नहीं जो लगारी साहब जो फाइनेंस के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये खत लिखेंगे तो हमें नेशनल नुकसान ना हो जाए। तो आगे से जवाब मिला कि हमारे लिए खान है, खान के लिए जो है वो हमें करना पड़ेगा ये सारा कुछ। और उसके बाद जो दोबारा भी खत लिखा, इनकी यही कोशिश थी कि इसको जो है वो ना मिले। और फिर जो धरना दिया इन्होंने IMF के बाहर, वो वहां कोई शादी हो रही थी, इनको किसी वलीमे पर बुलाया हुआ था, वो भी IMF को के मुआहदे को खराब करने के लिए इन्होंने वहां जो है वो उधर IMF के बाहर जो धरना दिया था। इन्होंने लॉबियस्ट हायर किए, कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका में जाके इन्होंने जो लॉबियस्ट हायर किए वहां कोशिश की कि दो सेनेटर्स ने खत भी लिखा है, 2 सेनेटर्स ने तहफुजात का सेक्रेटरी ब्लिंकन को खत भी लिखा है। वो कंसर्न है अमेरिका वहां के सेनेटर्स, ये तो वो जमात है जो कहती है अमेरिका ने इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जरा आईनी मामले में बात करेंगे। अजहर सिद्दीक साहब से इसका जवाब लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। राना साहब, मुझे ये बताइएगा, आप अभी ब्रेक से पहले भी कह रहे थे कि एससीओ के फौरन बाद तरमीम होगी, तो क्या ये समझा जाए कि ये 18-19 अक्टूबर तक तरमीम आ जाएगी और पास हो जाएगी? नहीं, देखें, मैंने कहा कि अगर तरमीम होनी भी है तो वो एससीओ के बाद ही होनी है। तो ये जवाब देना कि ये एहतजाज तरमीम की वजह से है, इनको खुद नहीं पता कि ये क्यों है। ये सब जानते हैं इस एहतजाज का एक ही मकसद है और वो पाकिस्तान की साख खराब करना है और मुल्क दुश्मनी है, इसके अलावा कोई नहीं है। देखें, मैंने तो ये कहा कि अगर तरमीम होनी भी है, उस पर कंसेंसस अभी बिल्ड होने की कोशिश हम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको अचीव करेंगे। JUIF भी उसका हिस्सा बनेगी, हम इस पे पूरी उम्मीद है और इस पे काम जारी है। तो ये जब भी होना है और 2/3 अगर होगी तभी मुमकिन होगा, उसके लिए मुझे बताइएगा, सुना है हुकूमती मुसव्वदे में जो है वो 68 साल उम्र रखी गई है जो जस्टिस है उनकी, तो क्या अभी भी काजी फाइज ईसा साहब का नाम मौजूद है उस लिस्ट में? इट इज वेरी मच देयर। नहीं, देखिए, कोई भी ऐसी तरमीम जो पहले प्रपोज की गई थी पहले या अब, वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। बट 68 ईयर को तो आप एंडोर्स कर रहे हैं ना हुकूमती मुसव्वदे? देखें जी, लेकिन बात यह है कि ये होएगा मुशावरत से। जब इसको दीगर और जमातें एंडोर्स करेंगी तो तभी ये आगे मूव करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस चीज का किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए कि ये कोई हम कर जाएंगे या कोई और कर जाएगा। कंसेंसस होगा, ये तभी जी कंसेंसस होगा। राइट जी अजहर साहब, कंसेंसस होगा। वो कह रहे हैं एससीओ के बाद होना है जो कुछ होना है, तो आप इसको क्यों वजह बनाकर जो है वो हंगामा बपा कर रहे हैं? देखिए, 17 तारीख दे दी है उन्होंने, मैं तो नहीं बात कह रहा ना, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हापअप थू नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम के वक्त जो ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड की बात करते हैं ना, इस वक्त इतनी मेजोरिटी थी, ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, सारे उस वक्त रिजेक्ट कर दी गई थी। कोई एक डॉक्यूमेंट साबित लाया आज तक जहां बताया हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कोड की कोई जरूरत है या ऐसे हालात, उस वक्त क्योंकि वजह थी कि आपका सिस्टम जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आईने पाकिस्तान 1973 है, वो एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है, उसमें कोई डाउट और कोई इबहाम नहीं है। लेकिन तो सर, ये बैरिस्टर गौहर साहब उधर क्या कर रहे हैं उस मीटिंग में? फिर क्या करने गए अगर वहां उसमें कुछ भी नहीं है या आप लोग तस्लीम ही नहीं कर रहे उसको किसी भी सूरत? उसी में वजह बता देता हूँ कि हमने तरमीम प्रपोज की है, अवामी तरमीम, कि अवाम को इंसाफ कैसे मिलना है, लोअर कोर्टों का सिस्टम कैसे बेहतर होगा, ब्यूरोक्रेसी जो ज्यादतियां करती है, यानी अदालतों के अंदर ज्यादा बोझ तो ब्यूरोक्रेटिक ये तरमीम अजहर साहब किधर पेश किया आपने? क्योंकि ऐसी तो कोई तरमीम आपकी पार्टी ने पेश नहीं की। अभी हमने समझते थे जल्दी है, अब ये स्टेक होल्डर है, अवाम के साथ मुशावरत की जाएगी और हम एक और तजवीज भी करने जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं कि इसके ऊपर आर्टिकल 48 के तहत रेफरेंडम करा लिया जाए, अवाम से राय ले ली जाए। सर, वो चले आपकी राय है ना, वो आपकी राय है। कमेटी में तो मुसव्वदे डिस्कस हो रहे हैं, बैरिस्टर गौहर उसमें क्या कर रहे हैं? अगर आप अभी तक अवामी राय लेने के चक्कर में आर्टिकल 48 और जो है वो रेफरेंडम कराना चाह रहे हैं।
मैं बता देता हूँ, हमारी जो मौलाना फजलुर रहमान साहब से या कमरान मुर्जा साहब से मुलाकात हुई, वो किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हक में नहीं है। वो चाहते हैं बेंचेस बने, यानी कोर्ट ऑफ अपील कोई बन जाए, या अपने सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्टों में कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बन जाए, वो देखा जाए। और दूसरा बट जो है मौलाना कह रहे हैं हम इस वक्त कंसेंसस के करीब हैं, तो क्या आप उनके साथ हैं? कोई कंसेंसस के करीब नहीं है। मौलाना कुछ कह रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा। ना कोई कंसेंसस के करीब मौलाना फजलुर रहमान क्या पोजीशन है राना साहब, मौलाना साहब क्या कंसेंसस के करीब है? क्योंकि वो तो खुद भी हिंट दे रहे हैं कि बहुत सारी चीजें निकल गई हैं, नई चीजें आ गई हैं, हम बहुत करीब हैं इस सारे मामले पे। और हुकूमत का जो टारगेट है वो है क्या, मिनिमम टारगेट क्या है आपका इस प्रोसेस? देखिए, गवर्नमेंट का जो मिनिमम टारगेट है, हम समझते हैं आईनी अदालतें होनी चाहिए। नंबर 2, नंबर 1 जो आईनी अदालतों का मौक़िफ़ है वो ऐसा मौक़िफ़ नहीं है कि जो दुनिया में एलियन हो और एग्जिस्ट ना करता हो। दर्जनों ममालिक में आईनी अदालतें। नंबर 2, गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो पार्लियामेंट के जरिए या किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है वहां से अगर की जाती है, तो ये भी कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं है जो दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो। ये भी दुनिया में दर्जनों ममालिक के अंदर ये निज़ाम एग्जिस्ट करता है। और तीसरा, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जजेस की, उनकी जो परफॉर्मेंस बेस्ड उनके मामला चलने चाहिए कि जजेस की परफॉर्मेंस या आउटपुट क्या है, तो और उसके मुताबिक सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको जो है वो हटना चाहिए। जरा मेरे से ले लें, मैं आता हूँ आपके साथ हूँ साहब, आपके साथ हूँ जी राना साहब जी। जो बिल्कुल कि पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए जजेस की अपॉइंटमेंट के अंदर। एग्जीक्यूटिव का रोल हो सकता है मुमकिन तौर पे, लेकिन ये कंसेंसस बेस्ड ही इस पे। राइट, सीनियरिटी का बेस अब हट जाना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। जो जजेस अपॉइंटमेंट अपनी करते हैं वो भी किसी मखसूस चेंबर से ही लोग आते हैं, और वो कोई इतना कोई करामत नहीं साबित हुआ। ऐसा ही है, वो भी लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर होता है अपने। खुदारा यहाँ नीचे सिविल कोर्ट निजाम ठीक करें, सेशन ठीक करें, हाई कोर्ट में करें। वहां जो 3% केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां आपको अभी बड़ी जल्दी याद आ गया कि अदालती निजाम ठीक है। वो पहले यहाँ जाके पुलिस को ठीक करो। ये जो करप्ट और डीपोलिटिसाइज करें इनको। सर आपने वो केपीके में पुलिस ठीक की थी, आईजी को पावर दी थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, वो परसों छीन ली है दोबारा। आप कौन सी वाली बात कर रहे हैं? यहाँ तो जिसको मौका मिलता है वो बस अपने फेवर में देखता है ना। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे तो क्रिटिसिज्म होता है, बट उधर पुलिस का भी तो देखेंगे, पुलिस को वो इख्तियारात वापस ले लिए, उधर पुलिस भी एहतजाज कर रही है कि ये क्यों हो रहा है। मैं बता रहा हूं मैं आपको, वफाकी हुकूमत जो है जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी का और आईजी के हवाले से जो इंटरफेरेंस कर रही है, अब 18वीं तरमीम के ये तय तो चीजें सारी तय चीजें है ना, लेकिन बता दें पूरे पाकिस्तान के आपने वहां अकाउंटेबिलिटी कोर्ट बना, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया सूबे में, वो बंद किया, उसको ताला लगाया, पुलिस को इख्तियारात दिए थे। अब चूंकि आपको लगा कि पुलिस अब कंट्रोल में नहीं है, आपने वो वापस लिए। सब यही करते हैं, सिर्फ आप नहीं, यहाँ पर हर जमात का यही होता है कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती है पुलिस और ये सारा निजाम। जी बस वन लाइनर सर, मैंने फिर क्लोज करना शुरू। जी पहली तो बात है कि जो है ना अकाउंटेबिलिटी का निजाम वो वफाकी सतह पर है, वो सूबाई सतह पर आ नहीं सकता। बड़ा लॉ क्लियर आप लाए थे ना, लाके अपना बनाया था ना, फिर उसके बाद ताला लगाया उसको, जब देखा कि अकाउंटेबिलिटी यहीं शुरू हो गई अंदर ही। नहीं वो बन नहीं सकता था, वो गैर आईनी था। यानी तो आज भी देख आपकी हुकूमत ने गैर आईनी काम किया था परवेज खटक साहब के दौर में, इसलिए तो वापस ले लिया गया ना। ठीक है राना साहब 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। देखिए, बात ये है कि ये तो चाहते हैं कि जो निज़ाम इनको सूट करे वही चलता रहे, और इस निज़ाम ने इनको बहुत सपोर्ट किया 3-4 साल। अब हम समझते हैं कि ऐसा निज़ाम आना चाहिए जिससे जो जुडिशरी है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। और देखें, बात ये है कि ये सब जमातें साथ देंगी, 2/3 की सपोर्ट होगी तो तब ये तरामीम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी पार्लियामेंट एक तरफ खड़ी होगी और पीटीआई एक तरफ खड़ी होगी। जिस तरह पूरे पाकिस्तान की अवाम, ताजिर कम्युनिटी, दीगर जमातें आज एससीओ को देखना चाहती हैं कामयाबी से होते हुए, और एक जमात है इस मुल्क में जो उसको नाकाम बनाना चाहती है, और वो पीटीआई है। इसी से साबित होता है कि पीटीआई की नीयत इस मुल्क के जो माशी मुस्तकबिल, माशी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इनके अज़ाइम क्या है। और वो नेगेटिव अज़ाइम है, वो मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने वाले अज़ाइम हैं, और ये जमात एक इंतशारी टोले की जमात बन चुकी है। इससे अलावा इस जमात में और कुछ भी नहीं। अफजल साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया लेंगे। ब्रेक के बाद एससीओ का स्टेज सज चुका है। चाइनीज प्रीमियर इस वक्त इस्लामाबाद में है
और बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर मौजूद होंगे, उनसे इस इशू पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास का स्टेज तैयार हो चुका है। आलमी रहनुमा इस अहम इजलास के लिए जमा हो रहे हैं जो यूरो एशिया के जियो पोलिटिकल मंजरनामे को नई शक्ल दे सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक सिफारती इज्तिमा नहीं, ये पाकिस्तान का मौका है कि वो बरसों की माशी मुश्किलात और आलमी तन्हाई की कोशिशों के बाद आलमी सतह पर दोबारा अपनी पहचान बनाए। चीनी वजीर आजम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये कोई मामूली दौरा नहीं है। 11 साल बाद ये पहला मौका है कि किसी चीनी वजीर आजम ने पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी मौजूदगी टाइम टेस्टेड पाक चीन दोस्ती का एक सबूत है, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को आलमी सिफारतकारी में इस ताउन की अशद ज़रूरत है। मुआशी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल और सिक्योरिटी खदशात के दरमियान चीन का ये दौरा पाकिस्तान के लिए आलमी सिफारतकारी में एक अहम सहारा है। इत्तलात के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म ली शियांग अपने दौरे के दौरान $200 मिलियन की लागत से बनने वाले गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी कर सकते हैं, जो पाक चीन इक्तिसादी राहदारी का एक अहम जुज़ है, यानी सी पैक का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सी पैक में पाकिस्तान के लिए एक ज़ाहिर है इसको गेम चेंजर कहा जाता है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी SCO इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में किसी भी आला इंडियन ओहदेदार का ये पहला दौरा पाकिस्तान होगा। अगरचे दो तरफ़ा मामलात में किसी बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद नहीं है, ताहम इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SCO दोनों ममालिक के बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर एक साथ बैठने का ज़रिया बन रहा है, और जिसको पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर इजलास की मेज़बानी चैलेंजेस के बगैर नहीं हो सकती। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। 10,000 से ज़ायद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है, और फौज भी हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है ताकि ये आलमी सिफारती इजलास महफूज और कामयाब तरीके से आगे बढ़े। इस वक्त दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के वफूद इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। हिंदुस्तान का 4 रुकनी वफ्द, रूस के 76 मंदूबीन, चीन के 15 नुमाइंदे, ईरान का 2 रुकनी वफ्द और किर्गिस्तान का 4 रुकनी वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके अलावा 7 दीगर मंदूबीन जो है वो दारुल हुकूमत में पहुंच चुके हैं। दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। ये इजलास सिर्फ सिफारतकारी की नुमाइश नहीं है, ये पाकिस्तान का मौका है कि वो साबित करे कि वो आलमी सतह पर दोबारा उभरने के लिए भरपूर तरीके से तैयार है, ना कि बहरानों के शिकार मुल्क के तौर पर, बल्कि एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। इस अहम इवेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, गहरी नज़र रखते हैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मामलात पर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा, ये SCO का पाकिस्तान में इतने तवील अरसे के बाद जो इनेकाद है, ये कितना अहम है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, कितना मैटर कर रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसके कई रुख हैं। एक तो ये है कि मेज़बानी इतने बड़े एक समिट की जो कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है, और दुनिया इसकी अहमियत बतदरीज बढ़ती जा रही है, और इसलिए बढ़ती जा रही है कि दुनिया अब ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ रुख कर रही है, और ये कुदरती अमर है। दूसरा इसका पहलू ये है कि पाकिस्तान क्योंकि मेज़बानी कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान को ये मौका फराहम है कि जितने भी सरबराहान गवर्नमेंट के आ रहे हैं उन सारों से बायलैटरल मीटिंग, और जो भी सरबराहान आ रहे हैं उनके मंदूबीन पहले पहुंच चुके हैं, और उससे पहले उनके सीनियर अफसरान कुछ आके एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड थॉट्स और कुछ MOUs और कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरबराहान आ रहे हैं और इनसे जब इस प्लेटफॉर्म पर वो अटेंड करने के लिए आ रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस समिट को, लेकिन बायलैटरल बेसिस पे सारे के सारे मिल रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से अपने अपने वफूद के साथ। ठीक,
जिसका मतलब ये होता है। जमील साहब ये बताइएगा कि ये जो एससीओ जो है वो साउथ एशिया में स्टेबिलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया की एक टेंशन रहती है और भी बहुत इश्यूज हैं इस रीजन में, ये फोरम उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है साउथ एशिया में स्टेबिलिटी के लिए? ये एससीओ के चार्टर में है कि गुड नेबरली रिलेशंस विद ऑल द मेंबर्स। ठीक है, इंडिया के साथ हमारी जो भी चपखलिश है उसके हमारे बड़े प्रिंसिपल किस्म के, उसूली किस्म के ऑब्जेक्शन है जो कि इंटरनेशनल कानून के मुताबिक हैं, और ज्यादातर उसमें सबके सब कश्मीर, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। दुनिया उसको रिकॉग्नाइज कर चुकी है, उस उसूली मौक़िफ़ के तहत चपखलिश है। लेकिन एससीओ के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया गो के वो अब भी उसकी एक अलायंस अमेरिका और उसके अलायंस के साथ है। अल्टीमेटली अगर देखें तो इंडिया के तकरीबन 136 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड है चाइना के साथ। इंडिया अगर अपने डबल डिजिट प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहता है, जाना चाहता है, तो उसे एससीओ के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। वक्ती तौर पे अपने मफाद हासिल करने के लिए इंडिया और हर मुल्क करता है, अगर वो इस वक्त अपनी अलायंस उसने यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी उनके अलायंस के साथ रखी हुई, और हमें किसी मुल्क के किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात से किसी दूसरे मुल्क को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए जब तक कि उस मुल्क को पाकिस्तान इस मामले में उससे किसी किस्म की कदगन ना हो, कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। क्यों इस इलाके का चौधरी बनाया जा रहा है चाइना के खिलाफ, और जाहिर है इंडिया हमारा भी दोस्त नहीं है, तो इसलिए ये मुखासमत हमारी काफी अरसे से किया चाइना की। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना की बतदरीज तजारत बढ़ती जा रही है इंडिया के साथ। मैं समझता हूँ कि अब जो एक सॉफ्टनिंग आई है मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन के बाद, उसमें कांग्रेस की इस वक्त जब बढ़ती आ गई है वो हुकूमत की है, तो जो हमारा जमील खान साहब ये बताइएगा कि ये जो फोरम है, ये जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है या जो हमारी नई पार्टनरशिप्स ओपन हो सकती हैं रीजन के अंदर ट्रेड की, उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और इंटरनेशनल फोरम्स पे भी जो और फोरम्स हैं वो इस सारे प्रोसेस को किस तरह देख रहे होंगे, जब पाकिस्तान स्पेशली उसको होस्ट कर रहा है एक ऐसे वक्त में जिस वक्त जाहिर है कि बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना है पाकिस्तान को। और क्या सीपैक कॉरिडोर के लिए भी कुछ नई पार्टनरशिप्स हो सकती हैं, रीजनल फोर्सेस और भी इसमें इन हो सकती है? ये रीजनल फोर्सेस तो ऑटोमेटिकली इन है ना, क्योंकि कनेक्टिविटी का मामला चार्टर एससीओ के चार्टर के आर्टिकल 3 के तहत उसमें दिया हुआ है, और सारे ममालिक उससे मुस्तफीद होंगे, लिहाजा वो तमाम के तमाम BRI का हिस्सा बन जाते हैं। और क्योंकि सीपैक उसका एक कलीदी हिस्सा है, सीपैक उसका एक फ्लैगशिप हिस्सा है, इसलिए ऑटोमेटिकली उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। छोटे मोटे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, अटकोले हैं, जैसे अफगानिस्तान की अभी मेंबरशिप है और बाकी मामला हैं, वो तय होते रहेंगे। लेकिन आपने दूसरी बात की जो इससे ज्यादा अहमियत के हामिल है कि दुनिया इसको कैसे देखती है। वेस्टर्न वर्ल्ड इसको देखता है अपने कंसर्न के साथ, तशवीश के साथ। इसलिए तशवीश के साथ देखता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को पता है कि ये ब्लॉक इकोनॉमिकली उनसे आगे सबकत लेता हुआ नजर आ रहा है, और अस्करी लिहाज से चाइना और रशिया जो कि इस प्लेटफॉर्म के एससीओ के सबसे अहम रुकन है, वो इस मामले में अस्करी लिहाज से भी वो बराबरी की बुनियाद पर बात करने लगे हैं। राइट, अमेरिका और उसके अलाइंस। थैंक यू सो मच। जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद थे। एससीओ इंतहाई हामिल है, ऐसे मौके पर सियासी इख्तलाफात, नज़रियात को एक तरफ रखकर मुल्की मफाद को तरजीह देनी चाहिए। ये अहम मौका है और पॉलिटिकल मामलात को डायलॉग के जरिए हल करना चाहिए। इस इवेंट को जो है वो किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए जिससे जो इस रीजन में फोर्सेस एससीओ की सूरत में पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको उससे कोई नेगेटिव मैसेज जाए। इसलिए इसको हर सूरत जो है वो कामयाब बनाना चाहिए और इसमें सब जमातों को भी अपना रोल प्ले करना होगा। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।